हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारे एनसीईआरटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो काफी बार हमारे बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं। हमने अपना सॉल्यूशन चैप्टर दो पार्ट्स में स्टडी करा है एंड मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका उसमें डाला है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप उन वीडियोस को कर लेते तो आपको एनसीईआरटी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमने ईच कॉन्सेप्ट वहां पर हमने कवर करा है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो कि बहुत बार हमारे बोर्ड्स में वो रिपीट हो चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। हमारा सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज अ मास परसेंटेज। तो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो मास परसेंटेज से रिलेटेड है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमें पता है कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है वो हमेशा एनसीईआरटी से आता है, कहीं भी बाहर से नहीं आता। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व, आपने ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से करने हैं, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। इन 122 ग्राम ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता, तो वो न्यूमेरिकल क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या है? बेंजीन है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो चीज कम होती है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। So mass of solution is equal to 22 gram plus 122 gram. It comes to be 140 gram. क्योंकि हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमने परसेंटेज अगर निकालनी है मास परसेंटेज, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके फॉर्मूले का हाफ मार्क होता है। अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखते हो तो आपका आधा नंबर सीधा सीधा यहीं से कट जाता है। सो इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मुझे मास ऑफ कंपोनेंट कितना दे रखा है? मेरा सोल्यूट इट इज 22 ग्राम। सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज, मुझे किसकी परसेंटेज पूछी गई है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले मुझे बेंजीन की निकालनी है। बेंजीन का मास कितना है? 22, टोटल मास 144 इंटू 100, इट कम्स टू बी 15.28%। सेकेंड मेरे से पूछा गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास मुझे 122 दिया है, टोटल मास 144 है, इंटू 100, इट कम्स टू बी 84.72। सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हमारे क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स में से आता है हमारे पास मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m है एंड मोल फ्रैक्शन का सिंबल x है, ऑफ Ai पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ 20%, मास बाय मास मुझे दे रखा है यहां पर, मास बाय मास aqueous solution of Ki is 1.2 ग्राम पर ml। ये मेरी स्टेटमेंट है। चलिए इसको अब हम सॉल्यूशन को कैसे करेंगे हम? अब मुझे 20% दे रखा है। 20% का मीन क्या है? इट इज इक्वल टू 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड एक्वस है एंड 80 ग्राम वाटर। एक्वस का मतलब क्या हो गया कि इसमें 80 ग्राम वाटर है, तभी हमारा सॉल्यूशन बना। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे निकालनी है मोलैरिटी। मैं तीनों के फॉर्मूले लिखती हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसकी भी निकालनी है अपॉन द टोटल नंबर ऑफ योर सॉल्यूशन। क्लियर? अब मुझे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स नजर आ रहे हैं। इट मींस मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा? मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूँ पोटेशियम आयोडाइड के। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या चाहिए? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे पोटेशियम आयोडाइड का मास कितना दे रखा है? 20। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो, इट इज 39 जो है वो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है, और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो इट कम्स टू बी 166। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, इट इज 122 जो है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं।
अभी मैं निकालूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नेक्स्ट मेरा क्या है, वाटर। नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर का मास कितना है, 80। चलो मुझे उसके चाहिए नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए सोल्यूट के। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, वॉल्यूम मुझे दिया नहीं है, मुझे क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे कितना दे रखा है, 80 ग्राम। तो क्या चीज मेरी सबसे पहले निकल सकती है, मोलैलिटी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मोलैलिटी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स आया आपके 0.120, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 80 इंटू 1000। तो ये आपकी कितनी आ गई, 1.5 मोलर। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, मोलैरिटी मेरी निकल चुकी है। सेकंड मुझे निकालनी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए मुझे वॉल्यूम के लिए मुझे यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन मुझे डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। डेंसिटी मुझे कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितना आ जाता है, 83.19। तो यहाँ पर मैं फिल कर दूंगी। यहाँ पर हम मोलैलिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 0.120 अपॉन वॉल्यूम कितना आया है 83.19 इंटू 1000। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है, 1.44। ये आपकी आ गई मोलैरिटी। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है मेरे से, पोटेशियम आयोडाइड का। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए पोटेशियम आयोडाइड के, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड के तो हमने निकाल लिए, अब मुझे वाटर के भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूशन के भी चाहिए ना नीचे। तो यहाँ पर ऊपर तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, निकाले हमने 0.120। नीचे मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस मुझे वाटर के भी निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसके लिए गिवन मास कितना है मुझे 80, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है 18। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके आता है 4.44, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर आप इन दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल मोल्स के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा 4.44 प्लस 0.120। इसको अगर आप सोल्व करते हो इट कम्स टू बी 0.2630। ये आपने निकाला मोल फ्रैक्शन, ये आपकी आ गई मोलैरिटी, और यहाँ पर आपने ये निकाली है मोलैलिटी। तो एक ही न्यूमेरिकल में ये आपका 3 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्लियर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं जो कि आपके 3 मार्क्स कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, याद करिए कि आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इट इज ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ आपको क्या कहता है, हेनरीज लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P is directly proportional to x and P is equal to KHX। KH क्या है हमारा, हेनरीज कांस्टेंट, इसलिए मुझे वहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू द हेनरीज लॉ। चलिए राइट डाउन द स्टेटमेंट, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं हम। ये आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं एंड 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, so many times they are repeated again and again, so maximum possibility रहती है हमारी। so these are the most important PYQs of your solution chapter। चलिए थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, हेनरीज से रिलेटेड है। H2 गैस, H2S नाम सुना होगा, इट इज अ टॉक्सिक गैस, ये हम लैब में यूज करते हैं। इट इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल होती है। इफ solubility of H2S at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट KH। हेनरीज कांस्टेंट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब 0.195 मोलल मुझे दिया है, मोलल का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली मुझे पता चल गया कि इसके अंदर 0.195 मोल्स हैं, किसके हैं, H2S गैस के हैं। अब STP, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलैलिटी दे रखी है, तो ऑब्वियसली इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज इन लीटर, ठीक है। तो इट मींस मुझे वाटर का मास कितना दे रखा है, वाटर का मास अंडरस्टूड है
कि वो हो गया यहाँ पर 1000 ग्राम। STP है, याद रखना है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मुझे x, आपने ध्यान रखना है कि मुझे निकालना क्या है। P मुझे नहीं पता, P स्टैंडर्ड होता है 0.987 बार। याद रखना है स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारा जो P है वो कितना होता है 0.987 बार। ये मेरे P की वैल्यू है। KH मुझे निकालना है, X के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी क्योंकि H2S के तो मुझे दे रखे हैं, तो मुझे वाटर के निकालने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ गए हैं 1000 अपॉन गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास है 18, इट इज 55.5। तो चलिए हम सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए अपने न्यूमेरिकल के लिए। 0.195 अपॉन 0.19 प्लस 55.5, इट कम्स टू बी 0.0035। अब ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। मुझे क्या निकालना है हेनरीज कांस्टेंट। सो हेनरीज कांस्टेंट इट इज इक्वल टू P अपॉन X। So KH is equal to P क्या है आपका 987 बार, 0.987 बार। X आपने निकाल लिया है 0.0035। So it comes to be 282 बार। ये आ गई आपकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा इसके आगे टॉपिक क्या आता है रोल्स लॉ। चलिए अब रोल्स लॉ के हम न्यूमेरिकल करते हैं। रोल्स और हेनरी में सिमिलैरिटीज भी हैं, रोल्स और हेनरी में डिफरेंसेस भी हैं। सो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर आपको दे रखा है, इट इज 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका वेट है 0.50 ग्राम एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास होता है 78, उसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, नॉन वोलेटाइल डालते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, इट इज 0.845 बार। कम हो गया इसका वेपर प्रेशर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये रोड से रिलेटेड है, तो हमने फॉर्मूला लगा लेना है। सो राइट डाउन अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, ये हमारा स्टेटमेंट है, यही हमारा था ना रोड्स के अकॉर्डिंगली। सो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। एक्स भी क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए चलिए वैल्यू फिल करते हैं हम। 850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू भी कितना मुझे दे रखा है, डब्ल्यू भी मुझे दे रखा है 0.50 ग्राम। सो इट इज 0.5, मोलिकुलर मास मुझे दे रखा है 78, 39 मुझे एम भी मुझे निकालना है। क्लियर, ये सारी चीजें मुझे दे रखी हैं, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके मेरा आता है 0.005 अपॉन 0.850, इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78, 39 इंटू एम बी। तो यहां से मैं अपना एम बी निकाल लेती हूँ। तो एम बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 78 इंटू 850, 0.005 इंटू 39। सो इसको आप सॉल्व करते हो, इट कम्स टू बी 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम इस तरह ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल तो आपको 100% बोर्ड में आता है। 7 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है, तो उसमें से ये न्यूमेरिकल आपको 100% आएगा ही आएगा। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है आपका सुक्रोज। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो याद होना चाहिए, C12H22O11 in water has freezing point 271 Kelvin. Calculate
freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सभी को पता है ना, इट इज 273.15 केल्विन। 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाता है तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.15 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो इसमें हमने ये फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया है, तो उसी से रिलेटेड हमारा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी, क्लियर। सो डेल्टा टीएफ इट इज इक्वल टू केएफ एम। केएफ क्या है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, आप मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट आप इसको भी बोलते हो ना। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ये आ गया आपका पूरा मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को हमें यहाँ फिल कर देना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मुझे डेल्टा TF तो दे रखा है कि इतना उसका कम हो गया, लेकिन मुझे KF नहीं दे रखा, तो मुझे सबसे पहले अपने इस फॉर्मूले में से KF निकालना पड़ेगा। सो KF का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज डेल्टा TF अपॉन ये आपकी सारी चीज आ गई, दैट इज मोलैलिटी, क्लियर। अब मोलैलिटी नीचे है तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, डेल्टा TF मोलैलिटी का सारी चीज आप नीचे आप लिख सकते हो, ये आपकी क्लैरिटी के लिए है, अदरवाइज डायरेक्टली भी हम फिल कर सकते हैं। तो इसको आपने सॉल्व किया है, इट कम्स टू बी डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA, इट इज डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या आ जाएगा 1000 इंटू WB। सो इट इज क्लियर, आई थिंक ये सारी आपको क्लियर है। तो हम इसकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। डेल्टा TF कितना है मेरा 2.15, 100, 342, ये सारी वैल्यूज हमने फिल कर दी हैं एंड 5। तो यहाँ पर आपके KF की वैल्यू कितनी आ गई है 14.760 केल्विन मोलेनबर्स। चलिए अब मुझे KF पता चल चुका है। अब मेरे पास उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब मेरे पास सेकंड भी एक चीज है, 5% ग्लूकोज का मुझे निकालना है। अब मुझे सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका, फॉर ग्लूकोज। पहला आपने किसका करा है, केन शुगर के लिए। ये चीज किसके लिए थी, केन शुगर के लिए, सुक्रोज। 342 वही आया ना, C6H12 C12 H22O11, ये मॉलिक्यूलर मास 342 हमने वहीं से लिखा है। चलिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इसका 180 आता है अगर आप कैलकुलेट करते हो। अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू KF इंटू M। अब KF मैं निकाल चुकी हूँ, सो सीधा मुझे डेल्टा TF निकालना है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर फिल कर देंगे। 1000 इंटू 5, 100 इंटू 180, ये मेरा आता है 4.085, इसको सॉल्व करके, क्लियर। ये मेरा आ गया डेल्टा TF। अब मेरे से पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, क्लियर। हमें पता ये तो हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीन टर्म होती है, एक होता है TF नोट। TF नोट क्या होता है आपका, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री में आपने 273.15 ऐड किया था, तो ये आपका कितना आ गया था 273.15 केल्विन। अब मुझे डेल्टा TF भी पता है, मुझे TF नोट भी पता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ये चीज आपको याद रखनी है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो हमेशा आपने डेल्टा TF को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और बॉइलिंग के केस में आपने हमेशा उसमें ऐड करना होता है। सो इट कम्स टू बी 269.07 केल्विन। अब मैंने यहाँ पर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नहीं कराया बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है, TF की जगह TB है, लेकिन यहाँ के केस में अगर आपको TB निकालना है सॉल्यूशन का तो आपको उसमें ऐड करना होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आवर लास्ट टॉपिक जो है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, तो आपकी कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की प्रेपरेशन हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट डू दीज न्यूमेरिकल्स। बाकी न्यूमेरल है, 5 की जगह 10 लिखा हो सकता है, कोई स्टेटमेंट आपकी सेम रहेगी,
सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की पॉसिबिलिटी होती है कि वो चेंज हो जाए, अदरवाइज तो आपके बोर्ड वाले वो भी चेंज नहीं करते हैं, सो डिटो वही आता है। सो लास्ट हम ऑस्मोटिक प्रेशर से करेंगे, डिटरमिन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4, that is potassium sulfate, in 2 liter of water at 25 degrees centigrade, assuming completely dissociated। अब कंप्लीटली जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ आ जाएगा तो अंडरस्टूड है कि यहां पर आपने आई की वैल्यू लिखनी है। आई क्या है आपका? वेंट होफ, क्लियर, वो आपने लिखना है। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हमने, जैसे मैंने आपको बोला है, इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आई की वैल्यू हम निकालेंगे। पोटेशियम सल्फेट डिसोशिएट होकर मुझे क्या देगा? 2 पोटेशियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन देगा। सो मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 2 + 1 इट इज 3। मुझे आई की वैल्यू 3 लिखनी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। अब क्योंकि ये डिसोसिएशन से रिलेटेड है तो ये क्या बन जाएगा? ICRT। सी कंसंट्रेशन है, so pi is equal to I concentration number of moles in the given volume। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। I की वैल्यू मुझे पता है, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसके? पोटेशियम सल्फेट के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे? 25 मिलीग्राम, लेकिन मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। चलिए पोटेशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। 39 × 2 + 32 × 16 × 4। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो इट कम्स टू बी 174। तो मैं यहाँ पर 174 हमने यहाँ पर वैल्यू फिल कर ली है। तो वैल्यू फिल करने के बाद मेरे पास यहाँ पर इसका सॉल्व करके सीधा सीधा मैं यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। ओके, चलिए पहले मैं इसको CRT, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब मैं सीधी इसकी वैल्यू फिल कर लेती हूँ। सो पाई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू मेरी 3 है, आई इज 3। देन चलिए एक बार फॉर्मूला में फिर से यहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आर की वैल्यू स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर पता है, और साथ में नीचे के आ गया आपका V। तो ये आ गया आपकी पाई की वैल्यू। मैं यहां से निकालूंगी। आई मेरा 3 है, गिवन मास मुझे 25 मिलीग्राम दे रखा है, मिलीग्राम में तो मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, तो 25 × 10⁻³ यहाँ पर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी होती है? स्टैंडर्ड 0.082, ये आपने याद रखनी है, 0.082। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 + 273 इट इज 298 केल्विन। तो मेरा टेम्परेचर कितना आ गया यहाँ पर? 298। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना आपने निकाला है? 74। डायरेक्टली भी आप एन की वैल्यू लिख सकते हो, या मैंने सीधा ही फिल कर दी है। साथ में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम मुझे कितना दे रखा है? 2 लीटर, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगी। इसको सॉल्व करके हमारा आता है 5.27 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट क्या रहेगी? एटमॉस्फेयर। तो आपकी इस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर हुए हैं। तो वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और एंड तक यह वीडियो आपके काम आएगी जब तक आपके बोर्ड्स नहीं आ जाते। ये न्यूमेरिकल्स मोस्टली काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को देखिए। इन न्यूमेरिकल्स को कम से कम 2 बार अपनी कॉपीज पर पहले देखकर सॉल्व करिए, फिर अपने आप सॉल्व करिए। तो हो नहीं सकता कि आपसे सॉल्यूशन का कोई चैप्टर सॉल्व ना हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, इसको देखिए। अगर फिर भी आपको कुछ और न्यूमेरिकल आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट करिए। सो मैं आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दैट न्यूमेरिकल। सो like, share and subscribe also. Thank you for watching my video. I am uploading the video of class 12। हर एक चैप्टर की वीडियो 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में थ्योरी और 1 पार्ट में आपका न्यूमेरिकल्स में अपलोड कर रही हूँ। सो वीडियो आपने सब्सक्राइब करनी है ताकि आपकी कोई भी वीडियो इसमें स्किप ना हो जाए। Thank you for watching my video on every Friday and Sunday।